Hello, everyone. So let's start our discussion for today's questionnaire. और आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसिडर किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो टेरिटरीज हैं विद इन इंडियन टेरिटरीज जहाँ पे फॉर बिजनेस पर्पसेस जिनको हम कंसिडर करते हैं एज फॉरेन टेरिटरी यानी कि फॉरेन एनक्लेव्स इन इंडिया। ओके, सो अब पहली बात तो जो पहला स्टेटमेंट है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर इन फॉरेन करेंसी ओनली, दिस इज करेक्ट। सी इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर सेंटर जो है वही वो जुरिस्डिक्शन है जहां पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स। कोई भी किसी भी करेंसी में, इट कैन बी डॉलर, इट कैन बी येन, इट कैन बी चाइनीज रेमनिम्बी, or it can be pound sterling, it can be euro, except Indian rupee। रुपी यहाँ पे नहीं चलता। ठीक है, सो ये पहला ऐसा एक सिस्टम था इंडिया में और इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स सिटीजन्स। सो दिस मीन्स कि चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सॉल्यूशन में गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, next question is again a role topic, masala bonds, and पहला इट मे बी लिस्टेड इन इंडिया। देखिए गिफ्ट सिटी जो है हमने देख लिया कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे इट इज लिस्ट फॉरेन टेरिटरी। सो मसाला बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्ट किए जा सकते हैं, अदरवाइज मसाला बॉन्ड नॉर्मल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी यहाँ पे नहीं लिस्ट किए जा सकते। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। डेफिनेटली जब जब मसाला बॉन्ड्स में कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडियन इकोनॉमी में पैसा आ रहा है और वो इंडियन इकोनॉमी से बाहर भी वापस जाएगा। सो अल्टीमेटली इट इज डेट ऑफ इंडियन। नेक्स्ट इज मसाला बॉन्ड्स हेल्प इन फाइनेंसिंग इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स बॉन्ड्स बेशक रुपी डिनोमिनेटेड हो बट सिंस रुपी इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी, काफी ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो रुपी में ट्रेड नहीं करती हैं। सो ज्यादातर ये होगा कि किसी बाहर की करेंसी में फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे लेकर और आके यहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे या फिर वो कंपनी को देंगे और कंपनी कन्वर्ट करवाएगी। सो डेफिनेटली ये फॉरेन करेंसी मार्केट में आएगी तो इट विल लीड टू बूस्टिंग ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व्स और अल्टीमेटली हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने में हेल्प करेगी। सो आंसर वुड बी डी हियर आल्सो। Recently, the term fully accessible route was in the news. ठीक है, which is related to fully accessible route जो है that is related to restrictions on investment in government securities by NRIs। ठीक है, देखिए पहले ये होता था कि NRIs जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स जितना आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे उस पर एक अपर लिमिट होता था। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ही नहीं अमाउंट स्पेसिफिक भी होता था। बट 2021 में आरबीआई ने लिमिट जो है वो रिमूव कर दिया है। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि जी सेक्स में जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो एफपीआई आके इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए लिमिट अभी भी लागू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एफपीआईज आर वेरी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स, वो काफी जल्दी चेंज होती है उनकी वैल्यू, उनका आना जाना बहुत तेज रहता है। दैट इज वाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैव अ सॉवरेन गारंटी और दे कैन एनी फ्लक्चुएशन इन देयर वैल्यू कैन लीड टू फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ये फैंटम कैपिटल बेसिकली जो नेक्स्ट टर्म है इट इज रिगार्डिंग शेल कंपनीज का नाम सुना होगा। शेल कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है बट उनको क्रिएट किया जाता है सो एज टू लॉन्डर मनी या फिर फंड्स जो है वो राउट किए जा सके। ये कंपनी है जो कोई काम नहीं कर रही बट वो कागजी कंपनी है जिसका पर्पस ये है कि टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह का यूज करना या फिर फंड्स को ट्रांसफर करना सो एज टू अवॉइड टैक्सेस।
ठीक है। और फैंटम कैपिटल जो इन कंपनीज के थ्रू मूव करती है, वो उसको कहते हैं फैंटम कैपिटल। और ये अल्टीमेटली इट्स अ सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फैंटम काफी सारे जो काफी पेपर्स वगैरह जो लीक हुए हैं, फॉर एग्जांपल पनामा पेपर्स वगैरह जो थे, जहाँ पे काफी इंडियन हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के नाम आए, और उन्होंने शेल कंपनीज खोल रखी थी। अपना पैसा जो था वो शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, और वही पैसा वापस इंडियन इकोनॉमी में आता था इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन लोगों को टैक्सेस बहुत कम देने पड़ते थे। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the strategic disinvestment of PSUs. Okay. So strategic disinvestment से हमारा जो मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट पीएसयू से एक सब्सटेंशियल अपने जो स्टेक्स है, अपने शेयर्स हैं, वो बेच दे, सो दैट कि वहां पे गवर्नमेंट के स्टेक्स जो है वो कम हो जाए, और मैनेजमेंट जो है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आके उसको इम्प्रूव करें। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। और अगर 50% से कम होगा तो वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का केस होगा। दैट गवर्नमेंट सेल्स अप टू 50% और हाई परसेंटेज ऑफ शेयर्स टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दिस इज ट्रू। मैनेजमेंट कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Other PSUs can bid in the strategic disinvestment process, this is not true। पर्पज यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, वहां से पैसा जनरेट किया जाए, ये जो अनयूज्ड एसेट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को देके एफिशिएंसी बढ़ाई जाए इकोनॉमी में, और सरकार उससे पैसा भी कमाए। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का ये मतलब हुआ जहां पे अपने स्टेक्स अपनी गवर्नमेंट जो बेचती है, सो दैट इट कैन गेन मोर मनी, रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, और प्राइवेट सेक्टर को लाके पीएसयूज की एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ाई जाए, एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास ही रहे। ठीक है। सो आंसर हियर वुड बी सी 1 and 2। सिंपल सा स्टैटिस्टिक है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए कौन सी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज सी। डीपैम और नीति आयोग का जॉइंट इनिशिएटिव होता है पीएसयूज को स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट करने के लिए। जो तो फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं? फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पैसे का एक सोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का टास्क होता है दैट इज टू ensure that welfare of all the citizens, especially the poorer citizens, is taken care of। क्रिएटिंग न्यू स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह बनाएंगे तो वो आके इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। पोस्ट दिस इन्वेस्टमेंट PSUs will be able to create more jobs, contribute to economic growth through private capital and technology। Quite obvious। कोई भी डाउट है अभी तक, प्लीज डू कमेंट, लेट अस नो। Which of the following statements are true regarding alternative mechanism? क्या है alternative mechanism? Alternative mechanism जो है बेसिकली एक नया मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है जहां पे एक इंटर मिनिस्टीरियल बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है। बस ये होगा कि जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसको एक्सपेडाइट करना, उसको फास्टन करना। ठीक है। और इससे ये होगा कि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आके एक सेम बॉडी पे एक बैठेंगी, एंड दे विल डिसाइड कि कौन से पीएसयूज कौन से सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रेट्स क्या होनी चाहिए, कितने परसेंट स्टेक देनी है। ठीक है। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन सी कंपनीज डिसाइड होंगी, और डिफरेंट सेक्रेटरीज जो हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, वो इसके में पार्टिसिपेट करते हैं। सो आंसर यहाँ पे ए है। ये आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स ऑफ पेमेंट जो है इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और इसका बेसिकली मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी से पैसा जो बाहर जा रहा है और जो अंदर आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो इनकी ट्रांजैक्शंस की समरी है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो बेसिकली इट मीन्स कि कोई कंपनी अगर आके, कोई इंडिविजुअल अगर आके इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, सो वो अर्न करके कुछ पैसा बाहर ले जाएगा,
और कोई इंडियन अगर इंडिया से बाहर काम कर रहा है तो वो पैसा वापस भेजेगा। सिमिलरली अगर इंडियन कंपनीज कोई चीज एक्सपोर्ट कर रही हैं या फिर कोई चीज इंपोर्ट कर रही हैं, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेजिडेंस की बात की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिनेशन है दैट सेज कि it defines the economic transaction between residents of one country, of residents of India and residents of the rest of the world. ठीक है। अब रेजिडेंट्स यहाँ पे जो है, इट ऑल्सो मीन्स कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आके काम करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के अगर इंडिया में प्लांट है, तो फॉर पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सैमसंग विल बी treated as रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेशक बाहर के कंपनी हो, बट वो आके गुड्स प्रोड्यूस यहीं पे कर रही हैं। ओके। सो कोई भी एंटरप्राइज जो आके प्रोडक्ट्स यहाँ बना रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ बेच रही है, दैट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो रिकॉर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स की बात की जा रही है। ओके। अब देखिए, पहला तो अगर आप नॉर्मली ये देखें तो एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल जाता है कि फर्स्ट इनकरेक्ट, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। आंसर वुड बी सी 2 एंड 3। फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो इंडियंस बिजनेसेस, इंडियन रेजिडेंट जो बाहर जाके कमा रहे हैं। ठीक है। सो दिस वुड बी करेक्ट। गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम हिज एनआरआई सन, ये भी जो जो गिफ्ट्स एक फैमिली को बाहर से आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में होंगे। ठीक है। सो आई होप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले थोड़ा कैपिटल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं, बीओपी क्या है उसके बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है। सो बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दिस एसेंशियली मींस कि ये एक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन इंडियन रेजिडेंट्स एंड फॉरेनर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, लेट्स से महिंद्रा इंडियन कंपनी है, वो जो ट्रांजेक्शन्स करती है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, डिफरेंट कंपनीज के साथ में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ में अक्रॉस द ग्लोब, वो सब जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है दैट वुड बी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा, यानी कि हमने ज्यादा देना है बाहर वाले को, बाहर आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनफ्लो, तो वो नेगेटिव होगा। अगर इनफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब बीओपी में ना दो तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली मींस जो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के लिए जो पैसा आ जा रहा है, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। सो वो ट्रांजेक्शन्स जो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी और फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज इंपोर्ट की बाहर से, आप उसके लिए अभी ही पैसे दे देंगे, फ्यूचर में उसका कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी आपके पास कि कल आपको उस पर इंटरेस्ट देना है या पैसे देने हैं। जबकि अगर आप लोन लेंगे बाहर से, लेट्स से आप वर्ल्ड बैंक से लोन देते हैं एट अ वेरी मिनिमल परसेंटेज, तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपको फ्यूचर लायबिलिटी है। ठीक है। सो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, लेट्स सी, फर्स्ट इज मर्चेंडाइज। ठीक है। मर्चेंडाइज मतलब कि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी होता है, गुड्स वगैरह का, वो सब इसमें आएगा। यहाँ पे आप टेंजिबल चीजें देख सकते हो, आप कोई चीज फील कर सकते हो दैट यू आर सेलिंग। ठीक है। सेकंड, इनविजिबल्स, जहां पे आपको कोई हार्ड चीज दिख नहीं रही है जो आप सेल कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर गेटिंग अर्निंग मनी फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज होगी, टेलीकॉम सर्विसेज होगी, बीओपी सर्विसेज होगी, बीपीओ सर्विसेज होगी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज होगी। दीज आर अंडर इनविजिबल्स। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर जाके कमा रहे हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम की, कोई इंडियन ने अगर बाहर जाके इन्वेस्ट किया है। ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफर हो रहे हैं हमें बाहर से, फॉर एग्जांपल गिफ्ट हो सकते हैं, ग्रांट्स हो सकते हैं, रेमिटेंसेस, जो इंडियन सिटीजन बाहर जाके अर्न करके वापस अपनी फैमिली को खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं। ठीक है। सो दीस आर और ऑल अंडर करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर लायबिलिटी या एसेट नहीं क्रिएट हो रहा। सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं विच डायरेक्टली अफेक्ट कंट्रीज एसेट और लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफपीआई एफडीआई जब आएंगी दे क्रिएट एसेट फॉर अस, वो हमारी इंडस्ट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे। सो इन दैट केस ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। लोन, हम सपोज वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करते हैं, उन पे हमने इंटरेस्ट देना है, वो हमारे एसेट को कम कर रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, सो दे विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल, सपोज बाहर के एनआरआईज आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो करेंसी जो है, वो जो पैसा है दैट विल हैव टू बी रिटर्न बैक, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये दो तीन चीजें समझ आ गई। और एक और पार्ट जो होता है बीओपी का, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि अब ऑब्वियसली जो पैसा बाहर से आ रहा है वो ज्यादातर फॉरेन करेंसी में होगा, वो कितना इनफ्लो आउटफ्लो जा रहा है उससे भी हमारा हमारा एसेट जो है कम या ज्यादा होता है। ठीक है। सो इसीलिए ये बीओपी का कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट इन बीओपी? ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मतलब हमें समझ आ गया। देखते हैं। पहला है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एसेंशियली मींस ये कुछ शेयर्स हैं जो बाहर इशू किए जाते हैं, शेयर्स दैट आर इशूड अब्रॉड। ठीक है। सो ऑब्वियसली शेयर्स हैं, यानी कि कोई हमारे शेयर्स खरीदेगा, पैसा देगा, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसके कारण। ओके। सेकंड, एनआरआई डिपॉजिट, ये भी हमने देख लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये भी होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा है तो उस पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेगा, और जब वो पैसा वापस निकालेगा तो हमें रिटर्न्स के साथ में पैसा वापस करना पड़ेगा, तो हमारी वो लायबिलिटी है। सिक्योरिटीज परचेज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये भी हमने देख लिया है, कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड इन द इंडियन लिस्टेड कंपनीज, ये हमने देख लिया पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस? कौन कौन से इनमें से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस का पार्ट है? सोचिए जरा, कौन सा होगा? मसाला बॉन्ड्स, इंडियन डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स होंगे जो बाहर जाके फ्लोट हो रहे हैं, ऑब्वियसली बाहर जाके फ्लोट हो रहे हैं, तो जो उनको खरीदेगा फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी रहेगा। परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड। सी, कैपिटल इक्विपमेंट सब खरीद रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमने देख लिया कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब भी वो भी होगा, दैट वुड बी करंट अकाउंट। ठीक है। सो दिस वुड नॉट बी करेक्ट। एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स, ये भी देख लिया हमने कि ये कैपिटल अकाउंट का ही है। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिगार्डिंग ट्रांसफर पेमेंट्स, ये आप खुद कीजिए। ठीक है, सेल्फ वर्क है क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अगेन एक फैक्ट आ रहा है कि कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेमिटेंसीज, रेमिटेंसीज हमने बताया कि जो सिटीजन हमारे बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो जो घर पैसा भेज रहे हैं, वो होता है रेमिटेंसेस। अब ये ऑर्डर पूछेगी क्या सही ऑर्डर है रेमिटेंसेस का, कि सबसे ज्यादा किसको रेमिटेंस मिल रही है वर्ल्ड में, उसके बाद कम किसको मिल रही है। सो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस अर्नर इन द वर्ल्ड। उसके बाद मैक्सिको आता है, फिर चाइना आता है, फिर उसके बाद आता है फिलीपींस। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये किस तरह से फाइनेंस किया जा सकता है? ओके। देखिए, करंट अकाउंट को फाइनेंस करने का मतलब है कि हम जो करंट अकाउंट में पेमेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें पेमेंट्स करनी है। सो हमें चाहिए कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, कैपिटल अंदर आए इकोनॉमी में, और वही कैपिटल हम यूज करें टू पे द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। सो दिस वुड बी करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजेक्शन, अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजेक्शन में अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉलर के रिजर्व आ रहे हैं, तो वही डॉलर हम यूज कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट में फाइनेंस करने के लिए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर वुड बी सी। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। देखिए, सो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का जैसे आपको स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा, यानी कि दो कंट्रीज एक दूसरे की करेंसी स्वैप करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना अगर एक दूसरे से करेंसी स्वैप कर रहे हैं, तो चाइना जो है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का डॉलर रुपी मिलेगा, और इंडिया को एक पर्टिकुलर अमाउंट का रेमनिंबी मिलेगा। ठीक है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि अगर दो कंट्रीज आपस में करेंसी स्वैप कर रही हैं तो वो सिर्फ अपनी ही करेंसीज करेंगी, वो तीसरी करेंसी भी कर सकती हैं। ठीक है। और इसका पर्पज ये है कि अगर आप करेंसी स्वैप कर रहे हैं तो आपको जो प्राइस रेंज या एक्सचेंज रेट वेरिएशंस हैं उनसे कम जूझना पड़ता है। ठीक है। और
लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं एक प्रॉपर लेवल पे। ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। द कंट्रीज कैन अर्न देयर ओन करेंसीज और अ थर्ड करेंसीज, ये सही है। इट इज एन ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन फॉर वन कंट्री टू अनदर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ, एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, पहले ही एग्रीड रहेगा। अगर वो नहीं, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड या एग्रीड नहीं होगा तो देर इज नो फन ऑफ करेंसी स्वैप, क्योंकि आपको मार्केट वेरिएशंस को ही जो एक्सचेंज रेट में है उसको काउंटर करने के लिए आप करेंसी स्वैप में घुसते हैं। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक और कॉन्सेप्ट अभी बड़ा न्यूज में है, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। और स्पेशली अब हम पुश दे रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को। इसके रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट अमलगेशन ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जब भी अमलगमेशन की बात होती है या ब्रांचेस को तोड़ने की बात होती है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर होती है, ना कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर। बैंकिंग ब्रांचेस से रिलेटेड, पीएसबी से रिलेटेड जो बातें होती है मोस्टली दे आर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो अगर क्वेश्चन कहीं फंस रहा है सो यू कैन मेक अ कैलकुलेटेड गेस हियर। ठीक है, so पहले दो स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है और तीसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट, पीएमसी वाज अ मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, हाँ ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फैक्ट है बट ये पुरानी न्यूज है, आई डोंट थिंक दे विल आस्क ए क्वेश्चन ऑन दिस, बट यू शुड नो कि कौन से एक्ट्स जो हैं दे अलाउ फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सही है कि आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, RBI in public interest can supersede the management of a non-banking financial company. So, सी डिफरेंस ये है कि अगर यही चीज यहाँ पे बैंक की दी होती तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग जाता, बट क्योंकि एनबीएफसी है और एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सो उसके लिए आरबीआई एक्ट में ही प्रोविजंस हैं। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ये भी सही है। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू हैव कंट्रोल। अगर आरबीआई ऐसे डिसीजन लेना स्टार्ट कर जाए जिससे इकोनॉमी का नीचे डाउनवर्ड स्लाइड स्टार्ट हो जाए, सो उस केस में गवर्नमेंट कैन आल्सो यूजर्प और टेक ओवर कंट्रोल ऑफ आरबीआई। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब कि जो वो एसेट्स जहां पे डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि जो एसेट एनबीए में, नॉन एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो सकता है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। आरबीआई कैन इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। ऑब्वियसली आरबीआई कर सकता है कि वो कंपनीज को बोले कि आपके जो एसेट्स हैं ये स्ट्रेस्ड हैं और इनका रेजोल्यूशन आपको करना चाहिए। आपको जो सामने वाली पार्टी के जिसको आपने लोन दिया हुआ है उसको बिठा के यू हैव टू get as much money back as possible. RBI can direct banking companies to move through IBC, insolvency and bankruptcy code, for resolution of stress assets only upon authorization of government of India. This is also correct. Government of India का authorization के पहले आप IBC को नहीं मूव करने को बोल सकते किसी बैंक को। Lenders require RBI authorization for resolution of stressed assets under IBC code, ये गलत है। Authorization नहीं चाहिए, they can always move to IBC on their own. So answer is B. अब आईबीसी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और बेसिकली ये कोड जो 2016 में आया था इसका पर्पस ये था कि काफी सारी कंपनीज सी, अगर आप इकोनॉमी में बिजनेस कर रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका बिजनेस डाउनवर्ड चला जा सकता है या फिर बैठ सकता है या फिर यू कैन मेक लॉसेस। सो इस केस में जब लॉस मेकिंग होती है तो हिस्टोरिकली इंडिया में एग्जिट ऑप्शंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि आप आसानी से एक बिजनेस छोड़ नहीं सकते, कंपनीज बंद नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एक तो इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी आती है। क्यों? क्योंकि आपकी कैपिटल एक बहुत इनएफिशिएंट यूनिट पे जो प्रॉफिट नहीं प्रोड्यूस करी उसमें अटकी रहती है। सेकेंडली, क्रेडिटर्स का पैसा फंस जाता है, जिन्होंने लोन दिया होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका पैसा फंस जाता है। सो इस चीज को हटाने के लिए वी केम विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड।
अब यहाँ पे पूछा है कि इसके रिगार्डिंग क्या ट्रू है. फर्स्ट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ओनली. दिस इज करेक्ट. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बेसिकली जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी को क्रेडिट दिया है. ओके. सेकेंडली, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स डू नॉट शेयर रेजोल्यूशन. ऐसा नहीं है. जब जिन्होंने भी पैसा दिया है उनको पैसा मिलेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा आफ्टर द रेजोल्यूशन इज ओवर. एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. देखिए ये जो है ये अंदरूनी मामला है बिटवीन क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में. ठीक है. सो इस केस में एनसीएलटी नहीं बोलता. सो आंसर यहाँ पे ए ही है. Which of the following statements are true regarding insolvency and bankruptcy code? The resolution plan should be approved by NCLT. This is correct. NCLT को approve करना है. जो resolution plan decide किया है IBC ने finally. In any case, the resolution process must be completed within 330 days, including litigation. नहीं, ये पहले ये फिक्स किया था बट सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग में कहा कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में. सो आंसर हियर वुड बी ए. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको समझ आनी चाहिए और याद रखिएगा क्योंकि ये सारा आईबीसी में कवर हो रहा है. ओके. अभी कोई भी अगर इनकेस डाउट है सो अगेन यू कैन आस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज रिगार्डिंग आईबीसी. Consider the following statements. IBC is applicable for financial service providers like NBFCs. This is correct. Central government has the authority to decide which type of financial service provider will be included for resolution under IBC. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि किस तरह का जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये इंक्लूड करने नहीं करने. दीज आर प्रेरोगेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. IBC has not been made applicable for insolvency of banks. हाँ, अभी तक नहीं है. दिस इज करेक्ट. अभी तक नहीं है. देयर इज अ बिल दैट इज पेंडिंग इन पार्लियामेंट और वो अगर पास हो जाएगा तो बैंक पे अप्लाई होगा. एनबीएफसी पे भी अभी इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. ठीक है. सो आंसर हियर इज डी. अगला स्टेटमेंट देखते हैं रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर आईबीसी 2016. ओरिजिनल एक्ट के अंदर जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं. पहला इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with appropriate regulator will decide which category of financial service provider. या ये हमने देख लिया इस स्टेटमेंट्स में. सेकंड, to initiate process of financial service providers under this, the appropriate regulator should make an application. This is correct. So answer is C. देखिए फैक्ट्स हैं, ज्यादा कुछ समझने की इसमें जरूरत नहीं है. समझाने वाला पोर्शन मैंने समझा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who cannot bid for companies put up for sale under the new बैंक्रप्सी कोड. सी, जो कंपनी अगर बैंक्रप्ट हो गई है उसका पैसा रिकवर करने के लिए आईबीसी हैज अ प्रोविजन कि दे विल पुट इट ऑन सेल. उसके शेयर्स बेचना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनी को ही बेचना स्टार्ट हो जाएंगे. सो अब इनमें से कौन से जो लोग हैं वो नहीं कर सकते. एक विलफुल डिफॉल्टर, जो ऑलरेडी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है. फॉर एग्जांपल एक बंदा है विजय माल्या है जिसने ऑलरेडी विलफुली डिफॉल्ट किया है. वो कल आके बोले कि जी ये दूसरी कंपनी ने भी डिफॉल्ट किया तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ. सो दैट वुड बी, अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी मॉकरी ऑफ आवर सिस्टम. सो ये नहीं होगा. सेकंड, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. ओके. प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी वो होते हैं जो ऑलरेडी जो कंपनी हो रही है, डिफॉल्ट कर रही है, उसने उसको प्रमोट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं. ठीक है. सो वो लोग कर सकते हैं. सो आंसर हियर वुड बी ए ओनली. सो लेट्स एंड अ लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर नोट. बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ 20-30 क्वेश्चन ही बचे हैं, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द बजटिंग सेक्शन. ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड यू विल बी एंजॉयिंग दीज क्लासेस. एनी डाउट्स, डू कमेंट एंड थैंक यू.